हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को जो है एक बार फिर से अरुण केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जो है क्लास 11th का चैप्टर 2 परमाणु की संरचना का हम लोग जो है क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे जो क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जो पार्ट 1 हम लोगों ने रिवाइज किया था, अब उसी का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम बना रहे हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि हमारे वीडियो में कोई आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर कमेंट कर करके बताएंगे। और साथ ही साथ हम एक बात और के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक किसी कारणवश बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं या ये क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो आप उन सभी बच्चों को जो है ये मेरा वीडियो शेयर कर जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे, जो मैं उन्हीं बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो फ्री में वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, अरुण केमिस्ट्री क्लासेज, अरुण सर केमिस्ट्री के थ्रू जो है चैनल पर हम जो है फ्री वीडियो डाल रहे हैं। तो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन सभी बच्चे जो किसी न किसी कारणवश नहीं जो है ट्यूशन या कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, वो घर बैठे अब जो है पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के बारे में पढ़े थे, और इसके बाद द्रव्यमान के बारे में पढ़े थे, और इसके खोज के बारे में जाने थे कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है, और इसके बाद प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हमने पढ़ा था 9.1 गुणे 10⁻31 केजी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10⁻27 केजी होता है, और न्यूट्रॉन पर जो है कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻27 केजी। जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का याद रखेंगे, द्रव्यमान बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किए थे, प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट गोल्डस्टीन किए थे, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किए थे। तो इतना हम लोग जो है पिछली जो है पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पार्ट 2 वीडियो में जो है कवर करेंगे कि जो है पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोजा गया, तो अब इसमें यह देखा गया कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज जो है न्यूट्रॉन के खोज के बाद अब हम लोग पास ये बात आई कि अब परमाणु का जो है संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को बताने वाले सबसे पहली बार जो है बता कर करके, खोज कर करके देने वाले वैज्ञानिक का नाम है थॉमसन। थॉमसन साहब ने सबसे पहली बार बताया कि परमाणु का संरचना किस प्रकार होता है, और इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किए जिसको बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल, इसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो जो है थॉमसन मॉडल, थॉमसन साहब ने बताया कि जो परमाणु होगा वो जो है इस मॉडल को सन 1898 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है 1898 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, यानी थॉमसन साहब ने दिए थे। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि परमाणु की जो संरचना होगा वो बिल्कुल इस तरह से गोलाकार होगा, और जो है गोलाकार के बाद जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है इस तरह से इसमें धसे होंगे। क्या होंगे? धसे होंगे, एम्बेडेड होंगे। ठीक ना, धसना का इंग्लिश होता है एम्बेडेड। ठीक है, कुछ कुछ का आप लोग इंग्लिश भी हम बताते जाएंगे, तो उसको आप लोग जो है नोट डाउन भी करिएगा और उसको ध्यान से सुनेंगे भी। ठीक ना, तो चलिए, तो अब थॉमसन साहब ने बताया था कि परमाणु जो है क्या होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धसा हुआ होता है। ठीक, तो इन्होंने यही बताया कि पहली बात इन्होंने बताई थॉमसन के परमाणु मॉडल में, पहली बात बताया कि एक धनात्मक गोला के रूप में किसी तत्व का परमाणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई, इसलिए इसलिए इसे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की तुलना किससे किया गया? तरबूज से किया गया। तरबूज को आप गोलाकार होता है, जब बीचों बीच भाग से काटेंगे तो देखेंगे कि ये जो गोला होगा वो जो है पूरा आपको लाल लाल दिखलाई देता है, और उसमें एक काला काला बीज जो है धसा रहता है।
तो पूरे रेड पार्ट को इन्होंने धनात्मक भाग बोला और पूरे काले काले जो बीच धसे होते हैं उसी को जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन से तुलना किया, इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि दूसरी बात बताया कि जितने धन आवेश इसमें जितने परमाणु में धन आवेश होंगे उतना ही जो है इसमें ऋण आवेश होंगे। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होगा वो विद्युतीय रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। अब इसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल खत्म हो जाता है यहीं पर, ठीक है ना। इनमें इन्होंने इस ज्यादा बात नहीं बताया, लेकिन सजाने की बात बहुत बढ़िया बात बताई कि परमाणु जो है क्या होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक। दूसरा बात इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही जो है ऋण आवेश भी होता है। अब इसके आगे जो है अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले क्या किया था, एक शीशे की गुटका लिया था इस तरह से, और उसके शीशे के गुटका के अंदर एक जो है अल्फा सोर्स वाले जो अल्फा कण जो है निकालते हैं, उसको जो है सोर्स को यहाँ पर जो है लिया था। तो अल्फा सोर्स वाले कौन से जो है परमाणु होते हैं, जैसे इन्होंने रेडियम लिया था। रेडियम हमेशा अल्फा जो है कण को जो है बाहर निकालता है। तो इस तरह से अल्फा जो है सोर्स वाले जो है एक एलिमेंट लिया, जिसको जो हम लोगों ने इसमें इसके अंदर रेडियम को रखा। इसके बाद इधर इन्होंने देखो जो है सोने के कलर का पीला कलर मैंने दिया है, एक सोने का जो है पन्नी लिया। पन्नी मतलब एगो पेज लिया। क्या लिया, पेज लिया, और यहां से अल्फा कण जो निकला वो सोने की पन्नी से इन्होंने गुजारा। तो गुजारने के बाद देखा कि बहुत सारे अल्फा कण इस सोने की पन्नी को जो है पार कर गया। कहां कर गया, पार कर गया, और पीछे इन्होंने एक पर्दा लगाया। क्या लगाया, पर्दा लगाया, और देखा कि ये पर्दा पर जो है जाकर करके चमक रहा है। ठीक है। तो जो है इन्होंने जो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है यही जो है आपका जो है ग्राफ है, फिगर है, और इसमें जो है इस फिगर से उन्होंने क्या क्या दिया इसमें आइए देखिए। तो सबसे पहले इसमें हमने जो है लिखा हुआ है कि इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की स्थिति का पता करने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किए। ठीक है। तो इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की स्थिति का पता करने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किए, जिसमें पहली बात इन्होंने जो है बताया कि सोने की पन्नी से अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर गया। हम लोगों ने देखा कि सोने की पन्नी से अधिकांश अल्फा कण क्या हो गया, सीधे पार कर गया। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष में ये बताया कि सोने की पन्नी जो हम लोग पतला लिए उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि सोने की पन्नी जो है परमाणु है, और परमाणु में छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है। दूसरी इन्होंने बात जो है बताया कि कुछ अल्फा कण देखे कि वास्तविक पथ से विचलित हो गया। कुछ अल्फा कण जो है सीधे जा रहा था वो अपने वास्तविक पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। मतलब ऐसे जा रहा था वो ऐसे चला गया, वो ऐसे जा रहा था वो ऐसे चला गया। जैसे देखो मैं इसको बता रहे हैं, जैसे मान लिया कि ये इधर से चला और यहां से विचलित होकर के ऐसे चला गया, कोई यहां से चला विचलित होकर के ऐसे चला गया, वो सीधे नहीं गया, विचलित हो गया। तो इन्होंने जो है विचलित हो गया, तो इसमें निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि परमाणु के बीचों बीच भाग में एक नाभिक होता है। देखो इसके बीचों बीच भाग में यहाँ पर देखो व्हाइट वाला भाग है ना, तो इसको जो है क्या बोला, इसमें इन्होंने निष्कर्ष में बताया कि परमाणु के बीचों बीच भाग में नाभिक होता है जो है, और नाभिक जो होता है जो अल्फा कण को क्या कर देता है, विचलित कर देता है। अच्छा ये बात है कि क्यों अल्फा कण को विचलित कर देता है, तो इसकी बात करेंगे बहुत सारे। तो अब देखा कि कुछ अल्फा कण देखा जो सीधे जा रहा है वो बाउंस बैक कर रहा है, वो अपने ही पथ पे क्या जा रहा है, लौट जा रहा है। तो लौट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें निष्कर्ष में बताया कि नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है, जो समान आवेश होने के कारण वापस हो जाता है। तो इसमें निष्कर्ष में इन्होंने ये बताया कि जो है कि अल्फा कण जो है धनात्मक होता है और नाभिक भी धनात्मक हुआ। तो हम जानते हैं कि समान चार्ज वाला एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है, रिपेल करता है। ठीक है। तो यही है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने 3 ठो मुख्य बातें बताई। क्या बताई कि जब आप किसी अल्फा सोर्स के जो है परमाणु को लेंगे, ठीक है, तो उससे अल्फा कण निकलेगा, उसको अगर सोने की पन्नी से आप गुजारेंगे तो अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जाएगा।
तो सीधे पार करने का मतलब है कि सोने के पन्नी में जो है परमाणु में, सोने के परमाणु में छोटा छोटा छिद्र पाया जाएगा। दूसरी बात बताया कि कुछ अल्फा कण बाउंस बैक कर जाएगा, कुछ अल्फा कण जो है क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, मतलब विचलित हो जाएगा, जा रहा था इसे सीधे इसे विचलित हो गया। इसका मतलब क्या है कि जहां पर जो है परमाणु में के बीचों बीच भाग में धन आवेश होगा, जैसे ही धन आवेश के नजदीक जाएगा अल्फा कण, और अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है तो वो अपने पद से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, दूर भागने लगेगा। ठीक। तीसरी बात इन्होंने बताया कि बहुत जो कुछ अल्फा कण, ठीक है, अगर सीधे जा रहे थे तो जैसे ही कोई सीधे जाएगा धन आवेशित कण पे तो फिर क्या हो जाएगा, बाउंस बैक, सीधे जो है बाउंस बैक होगा, क्योंकि कोई समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये अपने रदरफोर्ड अल्फा प्रकरण में 3 ठो बात इन्होंने मुख्य रूप से बताई। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे, अगला है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अगली जो है बात हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर कंसेप्ट। अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो इन्होंने पहली बात बताया जो है कि किसी भी परमाणु के बीचों बीच भाग में एक छोटा सा धनात्मक भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और जो है इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक परमाणु हो गया, इसमें भी देखो छोटा सा एक धनात्मक भाग हो गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। तो हम लोगों ने जो है क्या कहला, थॉमसन साहब ने बताया था कि परमाणु गोल है, और रदरफोर्ड साहब ने भी बताया परमाणु गोल है। तो यहाँ पे देखो थॉमसन साहब की बात तो जो है सही नजर आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल सही नजर आ रही है। तो यहाँ पर परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, और उसके बीचों बीच भाग में धनात्मक भाग होता है। तो इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने एक नई बात बताई, क्या बताई कि परमाणु के बीचों बीच भाग में एक धनात्मक छोटा सा भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा बात कि परमाणु के नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये बात थॉमसन साहब ने नहीं बताया था। तो क्या होगा कि जो है नाभिक से कुछ दूरी पर क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ होता है, इसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यही जो है थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल जो है फेल कर गया। थॉमसन साहब ने बताया था कि जो है परमाणु गोल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। ये जो है ये बात उनकी जो है क्या थी, गलत थी। बल्कि जो है क्या होता है, नाभिक से निश्चित दूरी पर एक वृत्ताकार पथ होता है परमाणु में, ऐसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है। तीसरी बात कि किसी भी परमाणु में कुल धन आवेश जो होता है वो कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ये बात जो है थॉमसन साहब ने बताया था। तो जो है चौथी बात इन्होंने बताया अपने परमाणु मॉडल में कि परमाणु के आयतन से नाभिक का आयतन बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो नाभिक हो गया, ये हो गया परमाणु, परमाणु से नाभिक बहुत ही छोटा है। तो परमाणु के आयतन से नाभिक का आयतन बहुत ही छोटा होता है, यानी कि नाभिक का आयतन, आयतन को भी से हमने सूचित किया है, इज वेरी वेरी लेस देन परमाणु का आयतन। ठीक है। अब पांचवी बात है कि परमाणु में अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। देख रहे थे ना हम लोग, ये सोने की पन्नी को जो है पार कर जा रहा था बहुत सारा अल्फा कण, तो उससे इन्होंने बताया कि परमाणु में अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल से बहुत सारी बात, आगे की बात बताई, लेकिन इनके भी मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। क्या कमियां पाई गई, तो रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की कमी, क्या कमी है, तो कमी यह है कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाएगा, ये इनकी कमी हो गई, क्योंकि क्यों चक्कर लगाएगा इन्होंने ये बात नहीं बताई। तो रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की कमी, कमी मतलब दोष क्या थी, ठीक है ना। तो जो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो निरंतर उसकी ऊर्जा में कमी होगी और अंत में नाभिक में जाकर गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैक्सवेल ने एक बात बताया कि कोई भी अगर बॉडी अगर रोटेट करेगी तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, धीरे धीरे खर्च होगा, कमी आएगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अगर रोटेट करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, कमी आएगी तो धीरे 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 उसको नाभिक खींचेगा, अंत में नाभिक में जाकर के क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मैक्सवेल के अनुसार। ठीक है। तो ये बात जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात जो है इसकी जो है क्या हो गई,
जो है रदरफोर्ड साहब की कमी हो गई, और इस तरह से इसके जो है जो कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट एगो वैज्ञानिक आए, जो है नेक्स्ट वैज्ञानिक आए जो है यहाँ पे रदरफोर्ड नाम के मॉडल, इसकी जो है कमी को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इन्होंने जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा कुछ हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान जो है संख्या के बीच संबंध। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम लोग जो है देखते हैं कि नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध। यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होता है वो जो है क्या होता है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो जो है आर नॉट और द्रव्यमान संख्या के 1/3 जो है फर्मियम के जो है इक्वल होता है। तो यहाँ पर आर जो है एनयू जो है नाभिक की त्रिज्या हो गया, आर नॉट जो है स्थिरांक है जिसका मान 1.2 होता है, और ए द्रव्यमान संख्या होता है। तो इस पर आधारित एक जो है क्वेश्चन जो है आपको हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन हमने दे रखा है कि एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो है की गणना कीजिए जिसके परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 64 दिया है। तो यहाँ पे देखो नाभिक की त्रिज्या की गणना करना है और द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 64 दिया है। कितना दिया है, 64 दिया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 64 दिया है, 64 दिया है, तो यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या क्या होता है, आर नॉट ए के पावर 1/3 फर्मियम। तो आर नॉट का मान 1.2 हो गया, ए का मान 64 हो जाएगा और 1/3 फर्मियम। तो यहाँ पर 1.2 और 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हो, और 1/3 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 और गुणे 4 हो जाएगा, तो 4.8 फर्मियम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना के बाद हम लोगों ने देखा कि अब देखो इसका एक और क्वेश्चन इस पर आधारित हमने दिया था। चलिए आइए इसको हम खुद बना देते हैं ताकि आप लोग देखेंगे बढ़िया ढंग से समझेंगे न्यूमेरिकल। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन करेगा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, ये हो गया परमाणु के नाभिक की त्रिज्या हो गया। क्या मान ज्ञात करिए, आर एन यू इक्वल टू व्हाट, परमाणु के जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या का मान दिया हुआ है। तो परमाणु के द्रव्यमान संख्या का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो जबकि हम जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या दिया हो और नाभिक की त्रिज्या का मान कहे ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, चूंकि नाभिक की त्रिज्या इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3 यूनिट होता है फर्मियम। तो आर नॉट का मान हम जानते हैं कितना होता है 1.2, और ए का मान कितना होगा 27 के पावर 1/3। अब 27 के पावर 1/3 है तो आप कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 के पावर 3, 3 के 9, 9 27। अब पावर क्या लिख सकते हो 1/3। तो 1/3 लिखोगे तो ये पे ध्यान दो, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1.2 गुणे 3। तो 1.2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3.6 फर्मियम। यही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो 3 दूना के 6 या 3 कम 3, 3.6। तो इस तरह से हम अगर जो है हम लोगों ने क्या सीखा, ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, शायद ये जो नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेना बढ़िया ढंग से। ठीक, तो अगर हमें जो है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का मान कहे ज्ञात करने के लिए और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि दो जो है करे कि दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो इन परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या के अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो दो नाभिक भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक के त्रिज्या का मान दिया हुआ है, यानी R1 R2 का मान दिया है कितना 1.2, यानी आप इसको लिख सकते हो R1/R2 का मान 1/2। और हमें क्या करना है, द्रव्यमान संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, A1 और A2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले परमाणु के लिए R1 लिख लेंगे। R0 तो भाई ये क्या है, जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो R1 इक्वल टू R0 ए के पावर 1/3 फर्मियम। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या है कि दूसरे परमाणु के लिए R2 इक्वल टू R0 जो है, और A1 ये द्रव्यमान संख्या तो चेंज हो सकता है, तो A2 1/3 फर्मियम हो गया। ठीक है, तो अब अनुपात R1 और R2 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर R2 का वैल्यू रख दोगे, कटेगा तो जो है, और R1 और R2 का अनुपात कितना दिया है 1/2, तो 1/2 रख दो। A1 और A2 की पावर कितना होगा 1/3,
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे कि यहां से बात तुमको नहीं समझ में आएगी, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आओ इधर देखो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखो यहां से सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से देखो। अभी 1/2 है, इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या करेंगे, 1/2 का हम अपने से कर लिए क्यू, तो अपने से क्यू करेंगे तो इक्वल का हुआ, जब हम इधर भी a1 और a2 का क्या करेंगे क्यू करेंगे, ठीक है ना। क्यू करेंगे, पहले से कितना है 1/3 है ना जी, तो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 ये 1/2 का क्यू 1 का क्यू करोगे तो 1 होगा, और यहाँ पर 2 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, a1 में e क्या हो गया a2। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि a1 और a2 का अनुपात, तो इसलिए a1 अनुपात a2, तो इसे a1 का अनुपात a1 अनुपात a2 क्या हो जाएगा 1:8। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो 8:1 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान से आंसर भी मारना होता है, नहीं तो कभी बनाओगे दिख जाएगा कुछ और, फट से आंसर मार लोगे, ठीक है। तो अब जो है मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपको अगर पूरी समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर करके जरूर बताएंगे, हम उसको जो है अगले वीडियो में बिल्कुल जो है 100% दूर करने का कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब इसके आगे चलते हैं। अब आगे है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करेंगे, तो सन 1856 ईस्वी में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि एक्स किरण, गामा किरण और उष्मा इत्यादि वैद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण के रूप में लगातार उत्सर्जित करते हैं, जिसे विकिरण ऊर्जा करते हैं। तो इन्होंने जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि जो एक्स किरणें है, गामा किरणें है, ठीक ना, और उष्मा है और जो है इत्यादि वैद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण के रूप में लगातार उत्सर्जित करते हैं। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो क्या करते हैं, तरंग या विकिरण के रूप में लगातार जो है उत्सर्जित करते हैं, लगातार जो है उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लगातार जो है तरंग या विकिरण जो है क्या होता है लगातार उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विकिरण ऊर्जा कहते हैं। जैसे में आप क्या करते हैं कि किसी लाइट को जला देते हैं, तो लाइट हमेशा निरंतर प्रकाश जो है क्या करता है देता रहता है आपको, जिसे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं या घरों में आप अच्छा फील करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो है निरंतर आपको प्रकाश उत्सर्जित कर करके दे रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये जो तरंग या विकिरण लगातार उत्सर्जित कर करके देते रहते हैं, कौन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। अब ये कह रहा कि ये तरंगे विकिरण जो है ये तरंगे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। जो ये तरंग होता है वो जो है विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और इसमें इन्होंने जो है इस तरह से एक फिगर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये फिगर जो है 3 डायमेंशन में है, जो है 3 डायमेंशन में है, जिसमें जो है क्या है कि अगर कोई इस तरह से विकिरण है, ठीक है, तो उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और जो इधर जेड एक्सिस की तरफ से है, देखो अब ध्यान सुनना, विद्युत क्षेत्र और जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र कभी भी होगा तो इस तरह से चलेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलेगा, जमीन पर जैसे सांप चलता है वैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे से जो है 90 डिग्री एंगल पर जो है होते हैं, एक दूसरे के कैसे 90 डिग्री, देखो एगो ऐसे चल रहा है, एगो ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कहते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब आपको इससे मिलेगा, इससे हमें क्या मिला, विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण। तो इसमें इससे क्या हमको मिलेगा, इसमें देखो, तो सबसे पहले हमने एक इसके विकिरण को लिया, तो देखो इस तरह से जो है ट्रेवल कर रहा था, तो इसमें हम लोग को जो है देखे कि तरंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तरंग मिल रहा है, वेव मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप वाले तरंग है उसको श्रिंक कहेंगे, और जो नीचे वाले टॉप वाला है उसको गर्त कहेंगे। तो इससे पहला हमको मिलेगा तरंगदैर्ध्य, क्या मिलेगा, तरंगदैर्ध्य। तो कैसे तरंगदैर्ध्य मिलेगा, तो इसको हम लोग श्रिंक कह रहे हैं तो इसको भी श्रिंक कहेंगे,
ठीक है, इसको गर्त करें तो इसको भी गर्त करें, तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम लोग जो है कहते हैं तरंगधर। क्या कहते हैं? तरंगधर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। और इसको सूचित लेमडा से करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लेमडा से। जो लेमडा की इकाई होता है वो होता है मीटर या सेंटीमीटर या पिकोमीटर या नैनोमीटर, ठीक है ना। अब इससे हमको पहला गुण मिला कि हमको तरंगधर का जो है परिभाषा गुण मिल गया। दूसरा हमको जो है मिला आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। क्या मिला? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मिला, ठीक है। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मिला, तो आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी बिंदु से लगातार जो है किसी बिंदु से तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आवृत्ति कहते हैं। इसे प्राय न्यू से सूचित करते हैं, न्यू या एफ से सूचित करते हैं। न्यू की आवृत्ति जो होता है पर सेकेंड या पर हर्ट्ज होता है, ठीक है। ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहां से तरंग निकल रहा है, तो 1 सेकेंड में ये किसी बिंदु से तरंग द्वारा 1 सेकेंड में जितना तरंग जो है दूरी तय करेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू या एफ से सूचित करते हैं, और न्यू जो है इसकी इकाई होता है पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है। क्या होता है? पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है। तो हमने इस पूरे स्लाइड को बढ़िया समझा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए अब आइए, अब हम लोग समझते हैं वेग, ठीक है ना। वेग समझते हैं, वहीं विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण में जो है वेग भी समझेंगे। तो वेग का डेफिनेशन होता है तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई कुल रेखीय दूरी, लीनियर डिस्टेंस। तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई कुल रेखीय दूरी, लीनियर डिस्टेंस को वेग कहते हैं। इसे प्रायः सी द्वारा सूचित करते हैं, और वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। फिजिक्स में वेग को भी से सूचित करते हैं, लेकिन हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान से समझेंगे। हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में तरंग का मतलब सीधे सीधे समझो लाइट, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश को हम लोग, प्रकाश की चाल को हम लोग सी से सूचित करते हैं। वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं वेग, वहीं चाल को यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वेग के रूप में, और इसको सी से सूचित करते हैं। वेग की इकाई होता है मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल जो होता है, और सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखो, इसको हम लोग प्रकाश की चाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं वेग। अब एम्पलीट्यूड आयाम क्या है? तो एम्पलीट्यूड आयाम क्या है? ध्यान से समझो। ये एम्पलीट्यूड होता है, देखो, ये श्रृंग की ऊंचाई या तरंग की गहराई जो होता है, ये दोनों आयाम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयाम कहलाएगा, और आयाम की जो है आयाम कहलाएगा, इसे लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक है। लेमडा के समान होता है, जो आयाम की इकाई होता है वो लेमडा के समान होता है। अभी अभी लेमडा हम लोग तरंगधर पढ़े, तो इसे लेमडा सूचित मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। तो वही आयाम की भी जो है इकाई होगा मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। अगला है तरंग संख्या। तरंगधर के व्युत्क्रम यानी उल्टा को तरंग संख्या कहते हैं। इसे प्रायः न्यू बार से सूचित करते हैं। जो तरंग संख्या होता है, तो जो हम लोग का तरंगधर है उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। या इसे जो है तरंग संख्या को न्यू बार से सूचित करते हैं। तो तरंगधर के उल्टा का मतलब क्या हुआ? तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 में लेमडा। लेमडा हो गया तरंगधर, तरंगधर का उल्टा हो गया। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 में लेमडा होता है। तरंग संख्या की इकाई पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर एंगस्ट्रॉम, पर पिकोमीटर, पर नैनोमीटर इत्यादि होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवृत्ति और तरंगधर के बीच संबंध क्या होता है? बहुत बढ़िया जो है आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति एवं तरंगधर के बीच संबंध क्या होता है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो याद रखेंगे, आवृत्ति और तरंगधर के बीच के संबंध का सूत्र होता है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अच्छा, संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब होता है कि अगर हम जो है और आवृत्ति और लेमडा के बीच संबंध हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं, तो एक ही फॉर्मूला से आवृत्ति भी होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला में उपस्थित आवृत्ति भी होना चाहिए और तरंगधर भी होना चाहिए। यही आवृत्ति और तब जो है करके आवृत्ति और तरंगधर के बीच संबंध का सूत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर C इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू, तो लेमडा इधर भगा दो,
तो सी बटा में लेमडा। तो देखो एक ही सूत्र में आवृत्ति भी मिला और इधर तरंग दैर्ध्य भी मिला, मिला कि नहीं मिला? आवृत्ति भी मिला और तरंग दैर्ध्य भी मिला। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कह सकते हैं आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच ये संबंध का सूत्र है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है ना, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिमाइंड करा देते हैं। हमने सबसे पहले जो है पढ़ा, यहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पर देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान और जो है जो इसकी खोज के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन लोग खोज किए थे। इसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग देखा, इसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल देखा, इसमें क्या क्या खोज हुआ। इसके बाद देखा रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में कमी क्या था, जो कमियों के बारे में देखा। इसके बाद अगर नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान के बीच संबंध देखा और इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद जो है हम लोगों ने एक और न्यूमेरिकल देखा। इसके बाद हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में अध्ययन किया, विद्युत चुंबकीय विकिरण के गुण के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद इसमें कौन कौन से डिफिनेशन बनते थे वो किया। ठीक है ना, अब इसके आगे हम लोग जो है पार्ट 3 हम बनाएंगे आपको लोग के लिए वीडियो। अगर मेरे वीडियो में कोई भी कमी है, मैं प्यार से बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, हमें नेक्स्ट वीडियो में 100% दूर कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अब तक किसी कारणवश अगर बच्चे ट्यूशन नहीं आ रहे हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप उनको भी मदद करिए, क्योंकि मैं आपको आपकी मदद करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, ताकि आप भी पढ़ सको। तो आप भी कोशिश करो कि जो मेरे भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको आप वीडियो शेयर करो अधिक से अधिक, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप जो ग्रुप पर आप शेयर करो, स्टेटस लगाओ। इतना तो आप लोग जानती हो, करोगे तो वो भी बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं अगर मेरा वीडियो मिलेगा तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि वो मेरा वीडियो पढ़ करके बहुत लाभान्वित होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।